वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि फिशरी पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि नौजवान किस तरह से अपना बिजनेस एज अ बिजनेस इसको शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त इनकरेज कर रही है कि आप हमसे छोटे छोटे कर्जे लें, बैंक्स को भी इनकरेज कर रही है कि आप आइडियाज़ लेके आए हमारे पास। और नौजवानों के लिए स्पेशली जो देही इलाकों में नौजवान हैं उनको भी बड़ा इनकरेज किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट भी चाहती है कि नौजवान अपना रोज़गार शुरू करें। और प्रोग्राम में जिस तरह हमने बात की कि ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में बात करें कि बहुत सारे नौजवान जिनके पास अगर अपनी ज़मीन मौजूद है तो वो फिशरी का बिजनेस कर सकते हैं। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। इमरान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर कोई बिल्कुल लेमैन जिसको कोई आइडिया नहीं है कि फिशरी जो है सवाए इसके कि मछली खाई कैसे जाती है या पकाई कैसे जाती है उससे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अगर हम उन्हें बताना चाहें कि आपने किस तरह से अपना फिश फार्म बनाना है, जैसे आपने बात की कि इस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा दरकार नहीं होती है और दो बुनियादी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि पानी साफ़ हो और ज़मीन की क्वालिटी बेहतर हो। यानी पानी ऐसा हो जो ड्रिंकिंग वाटर की इक्विवेलेंट क्वालिटी का हो और ज़मीन की क्वालिटी ऐसी हो कि जिसके अंदर सेम नहीं हो, जिसके अंदर पानी बिल्कुल नीचे ज़मीन में नहीं चला जाता हो, रेतली नहीं हो। सो इसके अलावा क्या करना होगा? एक फार्म अगर पॉन्ड बनाना है तो एक किस तरह से वो पॉन्ड जो है बनाया जा सकता है? सर इसको फिश फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना वो पाउंड को बनाने का है। ठीक, कि पाउंड इसका साइज़ क्या होना चाहिए, फिश फार्म का जो साइज़ है मिनिमम कितना होना चाहिए। सही, ठीक है। तो इसके लिए जो जनरली रिकमेंडेड है वो ये है कि 10 एकड़ तक जो ज़मीन है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ठीक है। और इसके साथ 1 एकड़ का जो तालाब है प्रोडक्शन के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक। और इसकी गहराई जो है, जो टोटल जो डेप्थ है वो 6 से 7 फुट होती है। इसमें जब एक्सकेवेशन करते हैं तो 3 से 3.5 फुट तक नीचे ज़मीन से एक्सकेवेशन कर ली जाती है। और इसके अलावा जो 3-3.5 फुट जो उसके ऊपर डाइक्स बन जाती हैं, तो टोटल जो इसकी डेप्थ है वो 7 फुट तक हो जाती है। सही। और इसके अंदर जो इसके अलावा दूसरा जो इसके लिए पानी का इंतज़ाम है उसके लिए ट्यूबवेल हमें मैनेज करना पड़ता है और इसके चैनल्स बनाने पड़ते हैं। सही। और इसके जब तालाब बन जाए और ट्यूबवेल बन जाए तो उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है कि इसकी बॉटम में हम ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो खिला दे देते हैं। ठीक। और इसको पानी से फिल कर देते हैं। तो फिल करने और इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी रह गया था कि जब भी फिश फार्म बनाया जाता है तो इसका जो 1/10 है, 10वां हिस्सा जो है वो नर्सरी पाउंड के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि जब आपके छोटा बच्चा हो उसको लेके अपनी नर्सरी पैदा कर सकें, आपको बड़ा बच्चा खरीदने की ज़रूरत ना है, उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 10 एकड़ का बनाना है तो उसमें 1 एकड़ जो है वो नर्सरी पाउंड के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उसको आप नर्सरी पाउंड को आप ज़रूरी नहीं कि ये पूरे एकड़ का हो, आप आधे एकड़ के 2 पाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको मछली की अगर खुराक को देखा जाए, हमारे यहाँ जो कल्चर हो रही हैं मछलियाँ, ये आमतौर पे इसको हम फिल्टर फीडर कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़ूओप्लैंक्टन ये खाती हैं। तो हमारा पहला जो मकसद बुनियादी होता है वो पानी में मछली की कुदरती खुराक को पैदा करना होता है। ठीक। तो कुदरती खुराक को पैदा करने के लिए जैसे दूसरी फसलों में ज़रूरी है फर्टिलाइज़र्स हैं, गोबर्स हैं, तो हम पानी में फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर जो गोबर है और ये सारी चीज़ें डालते हैं ताकि पानी का जो कलर है, रंग है और इसके अंदर मैक्सिमम कुदरती खुराक पैदा हो सके। ठीक। इसका अंदाज़ा एक आम जो ज़िम्मेदार है वो इस तरीके से लगा सकता है कि अगर हम अपना पानी का ये हाथ डिप करें तो अगर यहाँ तक जाते हुए ये आपको नज़र आ रहा है तो ये ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा भी आप गए थे नज़र आ रहा है तो इस अभी कम है प्रोडक्शन। ठीक है। आम जो लेमैन है वैसे आमतौर पे कहा है 30 से 35 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है, इसको हम इसको लाइट पेनिट्रेशन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। और अगर इससे जल्दी नज़र आना बंद हो गया तो इसका मतलब आपका पानी ज़्यादा हो गया है, ओवर सैचुरेट हो गया, तो इसको हमें पानी ज़्यादा डाल के इसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो मछली उसमें मर ना सके। ठीक। इसके बाद हमें होता है कि जब ये थोड़ी सी मछली बड़ी होती है, अगर हम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी पे आते हैं तो हमें साथ साथ जो मसनूई खुराक है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि हम मैक्सिमम उससे प्रोडक्शन ले सकें। ठीक। तो मसनूई खुराक जो है वो हमें अपने जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन्हीं को हम मिक्स करके, जो हमारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले बनाए होते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ की मछलियों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों के लिए, वो उनसे मिल जाते हैं, हमारे पास मौजूद हैं, आप उसके ले सकते हैं। ठीक है। और फीड खुद भी बना सकते हैं छोटे मोटे यूनिट लगा के, और मछली भी अभी इंशाल्लाह अवेलेबल। ठीक।
सो ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। नाज़रीन, आपने जिस तरह से देखा कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे गांव में इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर आपने पॉन्ड को एक्सकोवेट करना है, यानी उसमें गड़ा खोदना है, भले आप 1 एकड़ का पॉन्ड बना रहे हैं, 2 एकड़ का बना रहे हैं, 1 एकड़ से कम बना रहे हैं, तो ये सारी मशीनरी आपके पास बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर जो है उसके जो किनारे बनाने हैं, उसके लिए भी बड़ी इजीली लेबर अवेलेबल होती है। ट्यूबवेल भी गांव में बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ऑल वी हैव टू डू, इनको चैनल करने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम करने का सिर्फ मकसद ये है कि नौजवानों को ये बताया जा सके कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम शहरों का रुख करें या मुल्क से बाहर चले जाएं और जाके अपना रोज़गार ढूंढें। इतना आसान हर जगह पे बाहर रोज़गार नहीं होता। शहरों में भी जब हम आते हैं तो हमारे पास इतना आसान रोज़गार नहीं होता। और अगर हर शख्स जॉब कर रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, तो इस मुल्क का जीडीपी किस तरह से चलेगा। ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि आप एक प्रोड्यूसर इकॉनमी बने। एक कंज्यूमर इकॉनमी बनने की ज़रूरत नहीं है हमें प्रोड्यूसर इकॉनमी बनना, और एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। जिस तरह एग्रीकल्चर का फिशरी एक बहुत ही जो है इंटीग्रल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या समझते हैं कि अगर इस पे जिस तरह से प्रोग्राम में आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़े आसान तरीके से एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, जो बड़े स्मॉल लेवल इन्वेस्टमेंट से भी इसको शुरू किया जा सकता है, तो अब क्या समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट में खास किरदार अदा कर सकती है? सर, इस जो मछली हमारी पाकिस्तान में जो हमारे अभी कल्चर हो रही हैं, ये इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट में नहीं है हमारे पास। अभी तो हमारी इंडिजिनस ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। ठीक। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी मार्केट्स अभी देखें तो ये डाटा है कि तकरीबन 24 अरब डॉलर की हमने इस साल पंगेसिस के फिले मंगवा लिए हैं, जो डाटा है। तो सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारा यही जो इतनी ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट। जब किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे आपको ये फिले मिल रहे हैं, डिफरेंट पैकेजिंग में मिल रहे हैं, जो कि कहीं से फिलिपीन से आ रही है, इंडोनेशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, ये वियतनाम से ज़्यादातर आती है, वियतनाम से आ रही है। सो सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसको प्रोसेसिंग खुद करें, अपनी फ़िश प्रोड्यूस करें, प्रोसेसिंग करें, और आपके फ़िश जो लोकल आपने प्रोड्यूस किया है वो आपकी मार्केट्स में अवेलेबल हो। सर, ये बात है कि ये जो फिले हैं ना, ये बेसिकली हाई वैल्यू फ़िश के बनते हैं। जो हमारे पास कार्प कल्चर हो रही हैं, इसके बनते ही नहीं हैं। इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है, और हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाई वैल्यू फ़िश को, जो हमारे पास चैनल कैट फ़िश है, ये फिले पेंगेसिस के आते हैं, कि पेंगेसिस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे इनको लोकल कल्चर किया जाए, ताकि हमारी जो इतनी इस पर बहुत ज़्यादा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम रोक सकें, और इस दूसरे साथ साथ इंपोर्ट को हम इंपोर्टिंग से एक्सपोर्टिंग कंट्री में शिफ्ट हो। हमारी जो अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रही है वो सारी की सारी कैच फिश से हो रही है, जो समंदर से हम पकड़ते हैं। इनलैंड फिश की जो एक्सपोर्ट वो नहीं हो रही। तो हमारा जो अभी टारगेट यही है कि हम इनलैंड फिश को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं, और जितना भी इसका पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करें और इसको आगे लेके जाएं, ताकि हमारी अवाम में गुर्बत ख़त्म हो और कंट्री में। एब्सोल्युटली। अमेरिकन कैटफिश की जिस तरह हमने बात की कि अमेरिकन कैटफिश NARC का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और आपने इस पर काफ़ी काम किया है। ये बताइएगा कि अभी किस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और क्या सर्टेन अचीवमेंट्स हैं जो अभी तक हासिल कर चुके हैं? सर, अमेरिकन चैनल कैटफिश को हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था थाईलैंड से। यहाँ पे हमने लोकल एनवायरनमेंट में इसको एक्लेमेटाइज करवाया है, इसकी फीडिंग पे काम किया है, फिर इसमें हमने ब्रीडिंग करवाई है, और इसके साथ साथ अभी हमने बहुत से फार्मर्स को इसको डिसेमिनेट भी कर दिया है। और हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है ये है कि हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी डिमांड है, तो हम इसकी बच्चे की डिमांड नहीं पूरी कर रहे, तो हम इसके लिए हैचरी एक अलहदा से बना रहे हैं, जो कि सिर्फ अमेरिकन चैनल कैटफिश के बच्चे को ही पैदा करेगी। ठीक। और इंशाल्लाह ये हमारे पास अबंडेंट मकदार में अवेलेबल होगा। ठीक। और हम ये तवक्को करते हैं कि ये बहुत बड़ी एक तब्दीली ला देगा मुल्क की कंट्री में, और स्पेशली फिशरी सेक्टर में। फिशरी सेक्टर में एक जो है मेजर लैंडमार्क होगा। अभी तक कितने फॉर्मेट्स को आप डिसेमिनेट कर चुके हैं? जो अमेरिकन चैनल कैटफिश है, जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट की और इसको क्लाइमेटाइज करवाया, कितने फॉर्मेट्स को, या किस लेवल तक अभी तक आप इसको डिसेमिनेट कर चुके हैं? सर, अभी यहाँ तक हमने कुछ तो ब्रीडर्स हैचरी वालों को हमने डिसेमिनेट किया है, और हमने तीनों सूबों में, सिंध में, पंजाब में, और इसके साथ साथ पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट को प्लस 100 फार्मर्स जो हम इसको डिसेमिनेट कर चुके हैं। ठीक। तो क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब जब उन्होंने इसको ब्रीडिंग करवाई आगे फर्दर, सो क्या रिजल्ट्स हैं अभी तक इसके जो आ रहे हैं?
सर इसमें यह है कि सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है कि ये अगर हमारी स्टॉकिंग डेंसिटी जो मौजूदा मछलियों की है, कार्प्स की जो कर रहे हैं, ये हम इसको एडिशनल डाल देते हैं और उस पर कोई भी बर्डन नहीं डालती है। फर्ज करें कि हमारे पास अगर 1500 मछली तालाब में डली हुई है, हम 500 ये इसमें डाल दें तो ये एक्स्ट्रा इनकम होगी और इसकी जो पैदावार है, जो इनकम इन पैसों की शक्ल में है, वो उनसे डबल होती है क्योंकि इसकी प्राइस डबल है। तो और इसकी जो मार्केटेबल साइज है वो भी 1 kg है क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते, तो ये बहुत बड़े आराम से एक सीजन में 1 kg एंड 1.5 kg तक। तो कितना टाइम लगता है इसको 1 kg जो इसका एक मैच्योर साइज है उस पे पहुंचने में तकरीबन कितना टाइम लगता है? सर 1 ईयर्स। 1 ईयर, 1 साल में ये 1 kg तक पहुंच जाती है। अब क्या समझते हैं कि 1 एकड़ में अगर इसको 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग की जाती है तो 1 एकड़ के पॉन्ड में कितनी फिश जो है वो रखी जा सकती है? इसमें हमने जो किया है वो जो सूटेबल नंबर ऑफ फिशेज है वो 3000 टू 3500 3000 से 3500 मछलियाँ, जबकि हमारी जो कार्प हो रही हैं अभी ये 1000 से 1200 मछलियों पर एकड़ है। सो ऑलरेडी जो हमारी हो रही हैं वो 1000 से 1200 मछलियां पर एकड़ है और ये 3000 से 3500 मछलियां आप रख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है वो 3000 से 3500 kg तक लेके जा सकते हैं। सो इसका जो फिश अभी तक क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? आपने कभी देखा या इस पर भी आप लोग फॉलो अप करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं? सर पिछले साल जो पिंडी की मार्केट में कुछ अवेलेबल थी, ठीक, और इसका रेट जो 400 तक ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी लोकल यहाँ पे दी है तो हमने मार्केट को देखा है, बल्कि हमने फार्मर से भी कोई बैकअप हमें फार्मर से मिलता रहता है कि जी इनका रेट क्या लगा है, अब कब रेट ज़्यादा लगता है, कितनी इसकी डिमांड है, तो हम अपने फार्मर से इसको का जो बैकअप लेते रहते हैं। तो पिंडी की मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी वो डिमांड है और अभी तक हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, और दूसरा इसमें यह कि हम इसको लाइव कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास ये रेस वेज वगैरह में या इसमें सर्कुलर टैंक्स में रख के तो लाइव इसको कर सकते हैं, उससे मजीद फार्मर्स का जो मुनाफा है वो बढ़ ये फिश ऐसी है कि जो बाज़ दफ़ा हम बड़े स्टोर्स पे देखते हैं कि अल्ट्रा लाइव फिश पड़ी होती है, तो अमेरिकन चैनल कैट फिश जो है वो बिल्कुल आप अल्ट्रा लाइव के तौर पे भी इसको सेल कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि अगर फार्मर्स का जो कन्वेंशनल मेथड है जिस पे फार्मिंग हो रही है उनके लिए, चूंकि प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त आ रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग की जा रही है उसमें क्या ऐसे फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सर हमारे फार्मर में जो 2 मेजर फ्लॉ आते हैं। एक तो हमारी जो पहले सीड की जो पैदावार है वो उस लेवल तक फार्मर हमारी नहीं लिया पाते। नॉर्मली ये दुनिया में रिकमेंडेड है कि 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम की फ़िश को स्टॉक किया जाए, जबकि हमारे फार्मर 6 से 10 ग्राम की फ़िश को स्टॉक करते हैं। ठीक, और इसी टाइम में दूसरे कंट्रीज़ में वही इतने ही टाइम में मछली वेट जो गेन कर लेती है वो 200 ग्राम तक कर लेती है। तो हमारा पहला जो फ्लॉ है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम अपना जो बच्चा है इसको बहुत ही इंटेंसिवली कल्चर करें और मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं कल्चर उसके स्टॉकिंग के लिए। और आप स्टॉकिंग के बाद हमारी स्टॉकिंग डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। स्टॉकिंग डेंसिटी में नंबर ऑफ फिशेस तालाब में जो कितनी मछलियां हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल फीड जो हमारी मसनूई खुराक है ये इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बगैर हम 1 एकड़ से जो पैदावार है वो 1500 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम इतनी ले सकते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल फीड है ये 4000 से लेके 5000 मुख्तलिफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हुए हम 4000 से 5000 और 3000 तो बड़े आराम से हम आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हुए 1 एकड़ से तालाब ले सकते हैं। तो मेरा आम जो फार्मर्स हैं जो कि कार्प को कल्चर करें, इसके लिए उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी पर एकड़ पर पैदावार को मैक्सिमम करने की कोशिश करें। सही। और जो भी हमारे फिशरी डिपार्टमेंट वाले या रिसर्चर जो भी आपको रिकमेंडेशन देते हैं उनको मैक्सिमम उनसे बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हर वक्त हम खुले होते हैं, हमारे अपने सिस्टम मौजूद है, हम हर वक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। सही, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से पाकिस्तान में फिशरी का पोटेंशियल है, फ़िश फार्मिंग की जा सकती है। ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद जहाँ पे समुंदर भी है, ढेर सारे हर सूबे से दरिया गुजरते हैं, मैं कहूँगा हर ज़िले से तकरीबन यहाँ पे दरिया गुजर रहे, उसके बावजूद हमारे यहाँ जो फिशरी है वो उस तरह से हौसला अफजा तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, और नतीजतन हम ढेर सारी फ़िश जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे डॉलर ड्रेन हो के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं।
डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। हमें करने की ये ज़रूरत है कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी जो इंपोर्ट की जो ज़रूरत है वो कम करें, बल्कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें, हम इतने फिश प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट करें। उसके साथ साथ हमारे जो नौजवान भाई हैं जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम इतनी जो हमारे अब 65% के करीब नौजवान आबादी है वो क्या करेगी। सारे के सारे लोग जॉब कर नहीं सकते हैं, तो आखिर ऐसे कौन से बिजनेस होंगे जो वो कर सकते हैं। आई टेल यू कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल जितने भी उसके फर्दर सेक्टर हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता, कोई सेटिस्फाइंग बिजनेस नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा बेहतर कंट्री की सर्विस किसी और बिजनेस में हो नहीं सकती। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।